बच्चों 25 को बायो का एग्जाम है। तो यानी ट्यूसडे को, आज फ्राइडे है, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 पार्ट्स में पूरी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डील करेंगे। और मंडे को शाम को 7 बजे लाइव रहेंगे पूरी एनसीईआरटी में, जो जहां जिस जिस लाइन से क्वेश्चंस बोर्ड में बन सकते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। याद रहे, मंडे को 7 बजे शाम को 7 PM लाइव रहेंगे और 3 पार्ट्स में हम पूरे बायोलॉजी को खत्म करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। बेटा आज हम लोग स्पेशली कवर करेंगे पार्ट 1 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हम लोग आज इसको कवर करेंगे, ठीक है बेटा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। याद रहे सब प्री बोर्ड और बोर्ड से लिए गए क्वेश्चंस हैं और अपना एक्सपीरियंस भी 20 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो एकदम बहुत आप रियलाइज कर सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि याद रहे मंडे को 7 बजे हम लाइव रहेंगे। अगर उसके बाद नीट के लिए पढ़ना है तो एक दूसरा चैनल है होडा क्लासेस बोल के, आप वहां पे आएंगे, पूरी नीट तक वहां पे नीट की तैयारी करवाएंगे। बायो में 360 मिशन के तहत पूरा 360 में 360, कई बच्चे हमारे लाए भी हैं, हर साल लाते भी हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, इसलिए यहाँ बहुत डेप्थ में नहीं, बोर्ड के लेवल पे ही पढ़ाई होगी। द नेम्स ऑफ पार्ट ए एंड बी इन द बिलो डायग्राम, ये प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। पार्ट ए, ये जो ए दिया है और ये बी दिया है, इनका नाम लिखना है। बेटा एनसीईआरटी को देखेंगे तो ये सबसे ऊपर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देन ये जो है चीज, ये एक्रोसोम है, एक्रोसोम कहते हैं टॉप वाला पार्ट। और ये है, ये होता है नेक, पर नेक तो पूछा नहीं है, ये होता है मिडिल पीस। और बेटा यहां पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर इसका सही आंसर हम देखें, ए और बी पूछ रहा है, ये एक्चुअली ऐसे है। तो एक्रोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया सही आंसर है, एक्रोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बेटा। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर आ गया, समझ में आ गई बेटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब प्री बोर्ड से या बोर्ड से लिए गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपका 4th चैप्टर से है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से, नहीं ये तो रिप्रोडक्शन से ही है। ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन प्रोसीजर ऑफ ह्यूमन मेल विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट इज लिगेटेड और कट डाउन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ही है। किस पार्ट को हम अगर ह्यूमन मेल का स्टरलाइजेशन करें, मतलब उनको बांस बनाए, स्टरलाइजेशन का मतलब उनको इसके उनकी बेबी प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी को खत्म करें, तो किसका कट डाउन, किस पोर्शन का करते हैं बेटा? टेस्टिस तो कट नहीं करेंगे, मेल ही नहीं रहेगा। यूरिटर ये तो कट ही नहीं करेंगे बेटा। मेन कट हम ये करते हैं, वास डिफरेंस कट करते हैं और लिगेट करते हैं। अगर आपको चाहूं तो मैं एक डायग्राम से दिखा भी सकता हूं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? वेस्कोटोमी। क्या कहते हैं? वेस्कोटोमी। ठीक है, डायग्राम होगा तो हम दिखा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, मैन विद ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी है एक आदमी का, याद रहे ये 4th चैप्टर से बेटा, जेनेटिक्स से प्रिंसिपल वाले चैप्टर से। A man with blood group B marries with a woman of unknown blood group, एक आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, वो एक फीमेल से वुमेन से शादी कर रहा है जिसका ब्लड ग्रुप पता नहीं, एक्स कोई ब्लड ग्रुप आई डोंट नो। द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द कपल वाज हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी, जिनका पहला बेबी हो रहा है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। एंड अ चाइल्ड हु बोर्न आफ्टर 3 years द ब्लड ग्रुप वाज ओ, और एक और बच्चा पैदा होता है उसका ब्लड ग्रुप 3 साल बाद होता है, उसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। On the basis of ABO blood group, choose the option for the mother। देखो बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो ये जेनेटिक्स तो जानते हैं, मल्टीपल अलील के ए जो ब्लड ग्रुप ए होता है, ए अच्छा क्वेश्चन में भी ये गिवन है, ये इस साल का प्री बोर्ड का क्वेश्चन है बेटा। तो अब आप इस देखिए, ये जो ब्लड ग्रुप ए है तो उसका ए या ए जीरो ए हो सकता है, ए बी है तो ए बी हो सकता है, मतलब ये याद रखना बेटा। यहां पे मैं थोड़ा अलग से बता दूं, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक पूछा है, तो अब आप देखो इधर, अगर ब्लड ग्रुप ए है इसका मतलब दोनों अलील ए होंगे, या फिर एक अलील ए होगा एक वो होगा, ए ओ पे डोमिनेंट होगा, तब ब्लड ग्रुप ए होंगे। ब्लड ग्रुप बी का मतलब होगा बेटा बी बी दोनों होंगे, तो ही क्योंकि बी डोमिनेंट है, इसमें सिर्फ ओ रिसेसिव है, ओ रिसेसिव है। अब देखो बी और ओ होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा? बी, और बी बी होगा तो भी ब्लड ग्रुप बी होगा। अच्छा, उसके बाद अगर ब्लड ग्रुप, अगर एक अलील ए और बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, अगर दोनों ओ है इस तो ओ होगा। एक्चुअली ये आई से डिनोट ऐसे किया जाता है, मैं समझाने के लिए इस तरह दिखा दे रहा हूं। तो अब देखो ए में एक ए ब्लड ग्रुप होगा तो ये केस होगा,
बी ब्लड ग्रुप होगा तो बेटा ये केस होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा तो ये केस होगा, वो ब्लड ग्रुप होगा तो ये केस होगा। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है बेटा कि फादर का ब्लड ग्रुप तो हमें पता है कि बी है, मदर का पता नहीं, मदर का नहीं पता है, मान लो अननोन है, हम मान लेते हैं एक्स, मदर का नहीं पता है। ये पता है कि इन दोनों का बेबी जो हो रहा है बेटा वो क्या हो रहा है, ए बी, और एक और बेबी हो रहा है ओ। अब मेरी बात सुनो, ये बी ब्लड ग्रुप है मदर, यानी बी है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, यही हो सकता है ना। ओके, तो अब आप क्या करोगे कि आप कहोगे सर हम तो आई बी लिखते हैं, क्योंकि इससे भी तो बी हो सकता है। मैंने कहा चलो ठीक है लिख देते हैं। ओके, और ए बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब इधर ए होगा। आपने कहा सर हम इधर आई ए लिखते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, तो अगर ये ब्लड ग्रुप रहा जेनोटाइप्स, तो इनका बच्चा ए बी तो हो जाएगा, ओ कभी नहीं होगा, क्योंकि ओ होने के लिए तय है कि दोनों में ओ होना चाहिए। इसका मतलब ये श्योर है बेटा कि इसमें भी ओ होना चाहिए, इसमें भी ओ होना चाहिए, तभी तो 3 साल बाद जो बच्चा हो रहा है वो ओ हो रहा है, क्योंकि जेनेटिक्स तो बदलती नहीं। यानी तो मदर का ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, आई ए आई ओ, और फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, आई बी आई ओ। अब देखो, इससे ए बी की भी पॉसिबिलिटी हो गई और ओ से ओ की भी पॉसिबिलिटी हो गई। नहीं, चेकर बोर्ड बना के आप देख भी सकते हो। देखो ये ए है मदर का, ये ओ है, ये फादर का बी है और ये फादर का ओ है। तो बेटा ब्लड ग्रुप नहीं हो गया, फादर ए बी भी हो गया, बी भी हो गया और ए भी हो गया और ओ भी हो गया, यानी बच्चा ए बी भी है और ओ भी है। तो तय है कि मदर का ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप ये है और फादर का ये है। अब इसमें आप देख लेंगे, जो भी होगा दैट विल बी राइट आंसर, यहां पे देख के। क्लियर, कॉन्सेप्ट में समझा दिया, ठीक है बेटा, क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, तीसरा। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ माइक्रोस्पोरेंजियम बियर 4 लेयर्स नेम है। देखो माइक्रोस्पोरेंजियम में जहां पे आपको पता है ना कि सबसे बाहर में एपिडर्मिस, देन एंडोथेसियम, देन मिडिल लेयर, देन टेप्टम, देन उसके अंदर स्पोरोजेनस सेल होता है। वो स्पोरोजेनस सेल ही मियोटिक डिवीजन होती है और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। तो जो 4 लेयर पूछ रहा है बेटा, तो 4 लेयर में हम एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, ये एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, टेप्टम, आप इसको लिख सकते हैं, इसको बी। सो द बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर होगा बेटा। कौन करेक्ट आंसर होगा इसका, बी। तो आप समझ गए 4 लेयर होता है। और याद रहे यहां पे ये भी बात याद रखना, मैं लास्ट की वीडियो में बताया हूं कि मेच्योर और इमेच्योर में क्या डिफरेंस है। दिस विल बी द राइट आंसर, 4 लेयर का नाम पूछा है, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये रिप्रोडक्शन से लिया गया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। देखो इसमें जो दिखाया गया है, डायग्राम दिया गया है, ये भी प्री बोर्ड से लिया गया क्वेश्चन से। इसमें ये दिखाया गया है बेटा कि ये जो दिखाया जा रहा है डायग्राम, इसमें बताइए आप क्यू क्या है, विच, देखो इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल गेमेट। मेल गेमेट प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो यार पता है आपको कि टेस्टिस के अंदर हाईली कॉइल्ड मटेरियल होता है, क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। उसी के अंदर सर्टोली सेल होता है और जर्म सेल होता है। जर्म सेल से क्या बनता है, मेल गेमेट। तो ये मेल गेमेट ही पूछ रहा है। इसका मतलब वो कौन सा डायग्राम है बेटा, यहाँ पे देखिए ये सर्टोली से ये दिखाया गया है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर 2 तरह के सेल होते हैं। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे ट्यूब होते हैं, हाईली कॉइल्ड ट्यूब होते हैं, उस ट्यूब को सेमिनिफेरस ट्यूबुल कहते हैं। उस सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर 2 तरह के सेल होते हैं, सर्टोली सेल और जर्म सेल। जर्म सेल डिवाइड होकर मेल गेमेट बनाता है, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो बेटा ये सर्टोली, ये क्या होगा आपका, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। सो एक्सप्लेनेशन विल बी पी, पी आंसर। एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है हमने कि ये क्या होता है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये पूरा फ्लो चार्ट है। द फ्लोइंग ग्राफ शोज द चेंज इन ओवेरियन हार्मोन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। बेटा इसमें आपको एक्स दिखना है और वाई दिखना है। एक बात याद रखना, एक्स वाई कैसे तुम पहचान पाओगे, थोड़ा सा इस ग्राफ को का कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझा दूं ताकि एक्स वाई समझ सको। ठीक है, चलो देखो एक्चुअली क्या होता है, शॉर्ट में बता रहे हैं, बहुत डिटेल में तो क्लास जब लेंगे नीट का वहां पे बता देंगे, पर इतना बता देना है कि आपका बोर्ड के क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे। पहली बात तो इस ग्राफ को अच्छी तरह याद रखना और इस बात का ध्यान रखना बेटा कि नीचे जो दिया गया है ना, 2 लेयर दिया गया। देखो एक तो मेंस्ट्रुएशन, 4 फेज होते हैं, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर, ल्यूटियल फेज, नेक्स्ट साइकिल आ जाते हैं। अब मेरी बात याद रखना, ये जो मेंस्ट्रुएशन है, ये जो फॉलिकुलर है और ये जो ल्यूटियल है, ये दोनों फेज ओवम से रिलेटेड है। ये दोनों फेज ओवम में, ये ओवम में चेंजेस हो रहे हैं,
मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान। याद रहे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान चेंजेस दो जगह होते हैं, ओवम में भी होते हैं और यूट्रस में भी होते हैं। ओवम में चेंजेस देखो ये बता रहा है फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल्स बनते रहते हैं, तो इस फेज को ओवम के ऊपर फॉलिकुलर फेज कहते हैं। ल्यूटियल फेज जब रप्चर हो जाता है 14 दिन के बाद, कॉर्पस ल्यूटियम हो जाता है अलग येलो कलर का, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, प्रोजेस्टेरोन निकालने लग जाता है, इस फेज को ल्यूटियल फेज कहते हैं। ये एक के संदर्भ में है, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। लेकिन बेटा ये जो है ना प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज, ये यूट्रस के संदर्भ में, मतलब यूट्रस से रिलेटेड है। यूट्रस में शुरू के दिनों में क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है, इसलिए इसे प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। उसके बाद सेक्रेटरी फेज, बाद में सेक्रीट्स होने लगता है, इससे सेक्रेशन इन नेचर हो जाती है काम फंक्शन में, इसलिए इसे सेक्रेटरी फेज कहते हैं। ठीक है बेटा, ये बात याद रखने के बाद अब देखो थोड़ा हार्मोन को भी देख लेते हैं। एफएसएच, एलएस, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों रिलीज होते हैं। देखो आपको बता दूं कि ये एक्चुअली फॉलिकल्स को बनाएंगे, और जितना फॉलिकल बनेगा उतना एस्ट्रोजन निकलना शुरू होगा, यानी फॉलिकल से एस्ट्रोजन रिलेटेड है। जितना फॉलिकल बनेगा उतना एस्ट्रोजन बनेगा। फॉलिकल नहीं बनेगा, देखो यहाँ फॉलिकल कम बना है, एस्ट्रोजन कम बना है। फॉलिकल जितना ज्यादा बनते जाएंगे, ये एफएसएच, एलएच हार्मोन, या अब ये निकलेंगे तो फॉलिकल बनेंगे, और फॉलिकल जितना बनेंगे एस्ट्रोजन उतना ही ज्यादा निकलना शुरू होगा। ठीक है ना, क्योंकि फॉलिकल ही तो एस्ट्रोजन निकालता है। तो याद रहे ये दोनों है। अच्छा, ये दोनों 14वें दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के एकदम मिड में एलएच और एफएसएच बहुत ज्यादा निकलने लग जाते हैं। स्पेशली एलएच, इसको एलएच सर्ज भी कहते हैं, इतना ज्यादा निकलने लग जाते हैं कि बस्ट कर जाता है, ऊपर का सारा मेम्ब्रेन फट जाता है। हाँ, और एक जोना पेनिसुला के साथ अलग हो जाता है, बाकी जो फॉलिकल्स होते हैं ये कॉर्पस ल्यूटियम बना लेते हैं येलोइश कलर का, और ऐसा ऐसा बाद में व्हाइट एल्बिकेंस बन जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं। ये बात समझ गया। तो ये जो 14 डेज ये एलएच सर्च कहलाता है, जब ये फट जाता है एक अलग हो जाता है फॉलिकल से, एलएच सर्च कहलाता है। ठीक है बेटा, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन भी कहते हैं। हार्मोन्स की वजह से होता है एलएच सर्च, और ये जो फटता है बस्ट करता है, फॉलिकल से निकल जाता है एक बाहर जोना पेनिसुला के साथ, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओके, अब जरा ये देखते हैं, अब उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक ये ग्राफ दिया हुआ है। तो बेटा ये ग्राफ क्या है, एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन याद रहे ओव्यूलेशन से पहले ज्यादा निकल रहा है। क्यों ओव्यूलेशन से पहले निकल रहा है ज्यादा, क्योंकि फॉलिकल ही इसको निकालती है, और फॉलिकल ओव्यूलेशन से पहले ही तो बन रही है पीक पे इन दोनों हार्मोन की वजह से। अच्छा, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन ओव्यूलेशन के बाद ज्यादा निकलता है। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन निकलता कहां से, कॉर्पस ल्यूटियम से, और कॉर्पस ल्यूटियम बनता कब है, ओव्यूलेशन के बाद में। तो कॉर्पस ल्यूटियम जब बनेगा तभी तो ये निकलेगा। तो देखो इधर कम है और एक बार इतना ज्यादा निकलने लगा। तो हमेशा याद रखना कि ये वाला एस्ट्रोजन और ये वाला प्रोजेस्टेरोन, अक्सर बोर्ड में यही पूछता है। एलएच और एफएस तो जानते ही है बच्चे, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर सकते हो। देखो ये वाला कौन सा है बेटा, देखो देखो ये आपका होगा एस्ट्रोजन। क्या होगा बेटा, ये वाला ये पूछा है तो ये क्या होगा, एस्ट्रोजन। याद रख लेना एकदम, ये ग्राफ देख लो, क्वेश्चन आएगा तुमसे मिस ही नहीं होगा। और ये क्या होगा बेटा, प्रोजेस्टेरोन। देखो 14 ओव्यूलेशन के बाद, देखो यहाँ पे दिखाया भी है बेटा, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद जो निकलेगा एक्सट्रीम होगा वो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन। याद रखना क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम इधर ही बनता है और कॉर्पस ल्यूटियम ही इसको निकालता है। बहुत दिनों तक कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को निकालने लगता है। एक बार प्लासेंटा फॉर्म हो जाती है, फिर प्लासेंटा निकालने लगता है, ये डैमेज हो जाता है। एक बार प्रेगनेंसी में प्लासेंटा बन जाता है ना, तब ये डैमेज हो जाता है, पर तब तक ये निकालते रहता है प्रोजेस्टेरोन, और ये प्रोजेस्टेरोन यूट्रस को मेंटेन रखता है। ओके, और ये देखो ये शुरू में निकल रहा है ज्यादा एस्ट्रोजन, क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल एफएसएच और एलएच निकल रहा है, तो ये भी ज्यादा निकल रहा है। तो याद हो गया ना। तो बेटा एक्स वाई अब आप आराम से कर सकते हो कि एक्स क्या है बेटा इसमें, एस्ट्रोजन, और वाई क्या है, प्रोजेस्टेरोन। गुड, समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को, स्टडी द फ्लोइंग फिगर्स, इस क्वेश्चन को देखो और आइडेंटिफाई 1 और 2। अब इनको 1 और 2 को देखो, ये 1 है। देखो बेटा दो होमोलोगस क्रोमोसोम पे, आप जानते हो ना होमोलोगस का मतलब स्ट्रक्चर सेम हो। जैसे मम्मी का पहला क्रोमोसोम, पापा का पहला क्रोमोसोम, बच्चे में दोनों जब एक जगह आ गए तो इनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। आम भाषा में स्ट्रक्चर जिसका सेम होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। जहां पे जीन लोकेटेड होता है उस जगह को लोकाई कहते हैं। अब ये एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं, और बोर्ड में तो लिखना ही थोड़ा बहुत होता है, जरूरत नहीं है उतना, क्वेश्चन ट्विस्टेड आती नहीं है। तो आप देखो, तो अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम, तो आपसे पूछे ये बी क्या है, तो भाई याद रखना एक बात हमेशा कि कैपिटल बी क्या होता है आपका, होमोजाइगस डोमिनेंट होता है हमेशा। ये डोमिनेंट, कैपिटल बी जेनेटिक्स में डोमिनेंट के लिए ही यूज किया जाता है, और स्मॉल बी रिसेसिव के लिए यूज किया जाता है। पिछले साल नीट में एक क्वेश्चन था जेनेटिक्स से, मेंडल से, एकदम गलत था वो क्वेश्चन, चैलेंज करता हूं, मैंने किया भी था, यूट्यूब में काफी व्यूज भी गए थे उस पर,
बहुत ज्यादा व्यूज गए थे हमारे। हालांकि बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं किया गया, क्योंकि बच्चों ने आमतौर पर उस क्वेश्चन को जो सही किया था वो सही, उनको सबको नंबर मिल रहे थे, तो क्या जरूरत है चैलेंज करने को, पर कंसेप्चुअली वो क्वेश्चन गलत था। यही है, ये होमोजाइगस क्या हो गया बेटा, डोमिनेंट। अगर कैपिटल कभी भी रहे और सेम रहे तो समझ जाना होमोजाइगस क्यों, क्योंकि बेटा सेम है। और डोमिनेंट क्यों, क्योंकि कैपिटल है। आप कैपिटल वर्ड से समझ जाओगे कि डोमिनेंट है। और ये क्या होगा, होमोजाइगस ये भी है क्योंकि सेम है, लेकिन ये स्मॉल है, इसलिए इसे क्या समझोगे बेटा, रिसेसिव। तो ये रिसेसिव है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है ना। तो अब देखो ये पूछ रहा है कि ये क्या है, तो ये तो होमोजाइगस डोमिनेंट है, सेम है, कैपिटल कैपिटल, होमोजाइगस डोमिनेंट ये है बस, और बाकी अलग है, तो यही सही होगा। और ये देखो ये चीज कहां गया, ये देखो होमोजाइगस रिसेसिव, दोनों सेम है, होमोजाइगस रिसेसिव। सो द बी विल बी द करेक्ट आंसर। गॉट इट बेटा, समझ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, अच्छा उसी का आंसर है, एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट आइए आप। हाँ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं। आपको बात पता होनी चाहिए बेटा कि चेकर बोर्ड में मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किए थे उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। होमोजाइगस टॉल प्लांट, एक्जेक्टली मैंने अभी बताया गया कि होमोजाइगस इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस डॉप प्लांट, द प्रोजेनी, द टॉल प्रोजेनी 100%। एग्जैक्टली, आप देख लेते हैं इसको। मान लो कैपिटल टी है प्लांट कोई, उसको स्मॉल टी से क्रॉस कराए तो प्रोजेनी तो 100% टॉल होंगे ना बेटा, हाइब्रिड टॉल होंगे, हेटेरोजाइगस टॉल होंगे, पर टॉल तो होंगे 100%, तो ये सही है। A heterozygous tall when cell gives stalled of heterozygous tall plant। मान लो कोई heterozygous tall plant है, ये देखो heterozygous tall plant का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, यही होता है ना। तो मान लो हेटेरोजाइगस कोई टॉल प्लांट है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब क्रॉस करो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, तो बेटा 75% टॉल है, 25% डॉफ तो है, ठीक है, ये भी सही है। हेटेरोजाइगस टॉल क्रॉस विथ होमोजाइगस डॉफ, एक हेटेरोजाइगस टॉल को क्रॉस करोगे होमोजाइगस डॉफ से तो 1:1 रेशियो आएगा, बिल्कुल सही है। यहां ध्यान देखो, हेटेरोजाइगस टॉल क्रॉस, मैं क्या बता रहा था, हाँ यहाँ पे हेटेरोजाइगस टॉल क्रॉस, इसको भी देख लेते हैं। एक हेटेरोजाइगस टॉल है बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, होमोजाइगस डॉफ से क्रॉस कराओगे, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। 1:1 का रेशियो आया ना बेटा, ये देखो ना 1:1, दो ये 1:1 नहीं आ गया, तो ये भी सही है। अब इसको देखो, हेटेरोजाइगस टॉल, फोर्थ ऑप्शन हेटेरोजाइगस टॉल है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस टॉल है, होमोजाइगस टॉल से स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, नहीं हेटेरोजाइगस टॉल है बेटा। क्वेश्चन ये कुछ अलग है, देखते हैं इस ऑप्शन को। हेटेरोजाइगस टॉल यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस है ना बेटा टॉल, तो ये होगा ना होमोजाइगस टॉल। तो अब देखो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल सबके सब टॉल आएंगे ना। कैपिटल टी हेटेरोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल, यानी तो सब सही है। हाँ ये भी सही है, 100 रेशियो। भाई मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहा था ऑल आर करेक्ट का, मैं देखा क्या है। चलिए ऑल आर करेक्ट, सही है, चारों के चारों ऑप्शन सही है। समझ में आ गया बेटा, समझा भी दे एक स्टेटमेंट को, ये आया हुआ क्वेश्चन है किसी स्कूल से। क्वेश्चन मैंने कहा था टाइप करना, जो टाइप करते हैं मेरे यहाँ उनको कहा था कि आप टाइप कर दीजिएगा, फिर मैं तो देख नहीं पाता हूँ ना, क्वेश्चन पेपर दे दिया, अब अपने से टाइप कर लिया। अब देखिए इधर, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्लीफेंटन सिंड्रोम। अब एमसीक्यूज वाला हो गया, अब ये 3 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्लीफेंटन सिंड्रोम। बेटा आपको बता दूं कि आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है, 2 तरह का डिजीज है आपका, आप जेनेटिक डिजीज में देखोगे। हाँ तो आमतौर पे क्या होता है बेटा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में देखिए ये क्लीफेंटन सिंड्रोम, एक्चुअली आपके सिलेबस में 3 डिजीज है, डाउन सिंड्रोम, क्लीफेंटन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, ठीक है बेटा। अब सुनिए, ये जो क्लीफेंटन सिंड्रोम है, ये आपका क्या होता है, आमतौर पे
कोई भी मेल होता है और उसमें क्या होता है, आप याद रखिएगा एग्जाम में लिखते वक्त ये बात कि क्लिफेंटन सिंड्रोम मेल होते हैं, दे आर मेल, ये मेल होते हैं, बट ड्यू टू एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, ये मतलब है कि ये फीमेल होता है ड्यू टू एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम, ये मेल होते हैं बट ड्यू टू एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इनमें फीमेल्स की कैरेक्टर आ जाती है क्लिफेंटन सिंड्रोम में, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनका 47 हो जाता है। गेमेट बनने के दौरान जो मेयोटिक डिवीजन होती है वहां पे इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है बेटा, और वो टर्म्स आपको पढ़ना नहीं है, वो बाद में नीट वाले बैच में पढ़ाएंगे, अभी इतना ही जानना है बस, जो बोर्ड के हिसाब से लिखना है। क्या लिखना है कि ये एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 47 हो जाते हैं। इट इज ओवरऑल मस्कुलिन होता है, बट ड्यू टू एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम फीमेल कैरेक्टर्स अपीयर, गायनोकोमेस्ट्रिया, लाइक गायनोकोमेस्ट्रिया, फीमेल कैरेक्टर अपीयर होती है जैसे गायनोकोमेस्ट्रिया का मतलब ब्रेस्ट का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाना, गायनोकोमेस्ट्रिया लिखा है हमने आंसर में, गायनोकोमेस्ट्रिया ब्रेस्ट का ज्यादा बड़ा हो जाना, मतलब इनलार्जमेंट हो जाना, डेवलपमेंट हो जाना, इस प्रॉब्लम में होती है। क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाता है बेटा, 47 हो जाते हैं। क्लियर, ठीक है, और ये स्ट्राइल होते हैं, मेल है, ओवरऑल डेवलपमेंट इनका मेल है लेकिन स्ट्राइल होते हैं, दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग, बस विल गेट 3 मार्क्स, इतना ही एनसीईआरटी में इतनी इंफॉर्मेशन आपको लिख देना है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट, बाकी ये कैसे होता है, इश्यूज क्या है, ये सब एनसीईआरटी में मेंशन नहीं, बोर्ड में पूछता नहीं, नीट में पूछते हैं। नीट में जब इस क्वेश्चन को कराएंगे ना, इस चैप्टर को, वहां पे और बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे हम लोग इसको। आइए यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या है बेटा, असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन का तो याद रखिएगा कि असर्शन और रीजन दोनों सही, पहले देखिएगा स्टेटमेंट सही है कि नहीं, फिर रीजन पे जाइएगा। ऑल द टेस्टिकुलर लोबुल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लेक्टिफेरस डक्ट, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, टेस्टिकुलर लोबुल और लेक्टिफेरस डक्ट, ये स्टेटमेंट ही गलत है। हाँ, रीजन देखिए क्या लिखा है, इस टेस्टिस अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोबुल, बिल्कुल सही है, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोबुल होता है एटलीस्ट 250 के करीब अप्रोक्स, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। सो द आंसर विल बी व्हाट, बोथ, ये A is true but R is no, R is true ना, A is false, where is R is true, yes, ये A is false and R is true, so the answer will be D। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन गिफ्ट एंड गिफ्ट। याद रखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ये क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, हाँ, गिफ्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और गिफ्ट गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। बेटा देखो गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट में क्या होता है कि ओवा फ्रॉम द वाइफ डोनर, फीमेल डोनर होती है और स्पर्म हस्बैंड से लिया जाता है, उन दोनों को टेस्ट ट्यूब में जाइगोट बनाया जाता है। याद रहे ये वर्ड जरूर लिखना कि अप टू 8 ब्लास्टोमर, जो ब्लास्टोमर्स होते हैं ना बेटा, जो सेल डिवाइड होकर होते हैं, वो 8 होनी चाहिए। अगर 8 से ज्यादा हो गए ना बेटा तो IUT हो जाएगा, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर हो जाएगा। तो गिफ्ट में याद रखना कि हम डोनर्स फीमेल से एग लेते हैं, हस्बैंड से स्पर्म लेते हैं, इन विट्रो उनको डेवलपमेंट करवाते हैं, और जाइगोट जो ब्लास्टोमेयर है 8 सेल तक जाता है, 8 सेल तक, तो उसे ट्रांसफर कर देते हैं फिलोपियन ट्यूब में, इसको कहते हैं गिफ्ट। मतलब जाइगोट को हमने फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया, जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। क्लियर, याद रखना 8 सेल तक, 8 सेल से ज्यादा हो गया अगर ब्लास्टोमर तो फिर IUT इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर करते हैं, हालांकि वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बस गिफ्ट और गिफ्ट के बारे में है। चलो बात करते हैं गिफ्ट के बारे में। गिफ्ट, द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फिलोपियन ट्यूब, गेमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन। सिर्फ गेमेट का सिंपली फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है बेटा, गिफ्ट, गेमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। क्लियर, दोनों समझ गए, एक गिफ्ट मतलब जाइगोट, दूसरा गिफ्ट मतलब गेमेट। ये 8 सेल तक ब्लास्टोमेयर हो तो कर देते हैं, ये ओवम निकाल कर दूसरे फीमेल के फिलोपियन ट्यूब में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, सुनीता टीचर असाइन हर टू गिव अ लेक्चर अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, प्रॉब्लम्स एंड प्रैक्टिस, प्रॉब्लम एंड प्रैक्टिस होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। On World Health Day, her parents are hesitant to allow her to present in front of others. Exactly, हमारे यहाँ तो इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे आप कुछ बोलने जा रहे हो, माँ बाप को लगता है यार ये अच्छी बात नहीं है। इवन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ नॉलेज भी दो, नहीं ठीक है बस आप शॉर्ट में पढ़ा के निकल जाइए,
गार्जियन की तो छोड़ो, टीचरों का भी यही हाल है। ये तो अपने से पढ़ लेना, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाट नॉनसेंस। टू एम्ब्रेसिंग प्रेजेंट 3 आर्गुमेंट। अब ये केस बेस पे पूछ सकता है कि आप 3 आर्गुमेंट दीजिए कि नहीं हर बच्चे बच्ची को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सिखाना है और सीखना है। बच्चे आप आर्गुमेंट दे सकते हो, बहुत सारा मैंने आंसर लिख दिया है कि आप प्रॉपर एज पे अपने सेक्सुअल रिलेशन के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में जानोगे तो सेफ तो रहोगे ना यार। फिर आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहा है आप वाकिफ तो रहोगे, अवेयर तो रहोगे कि नहीं ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम या प्यूबर्टी एज में आ रहे हैं तो ये चेंजेस आ रहे हैं मेरी बॉडी में। इसलिए जरूरी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ाना, बताना बच्चों को, बहुत जरूरी है। बच्चे आपको बता दूं कि चेंजेस कई बार तो कई बच्चों को पता नहीं चलता कि व्हाट्स गोइंग ऑन, हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, एंड इवन दे हेजिटेट टू टॉक सच काइंड ऑफ मैटर्स विथ देयर पेरेंट्स। और अगर टीचर भी बात नहीं करेंगे सो हाउ कैन इट बी, हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी रिजॉल्व। प्रॉब्लम है तो इसे हमें पढ़ाना चाहिए। तो ये आप अपने बात में लिख सकते हैं कि ये स्टडी से भी अवेयरनेस करा सकते हैं। आप कम एज में शादी होने के क्या ड्रॉबैक्स हैं, हाँ, प्रेगनेंसी कब होनी चाहिए, सब कुछ पढ़ेंगे बच्चे तभी तो जानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो आप अपने से कॉन्सेप्चुअली लिख सकते हैं, सिलेबस का उतना कोई खास ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, उसी तरह का क्वेश्चन है ये, केस बेस्ड है, जरा इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन है 17 ईयर ओल्ड बॉय, देखिए 17 ईयर ओल्ड बॉय क्या है बेटा, 17 ईयर ओल्ड बॉय आशु विजिट अ डॉक्टर, ही हैज डाउट अबाउट हिज फर्टिलिटी। बेचारा 17 साल का लड़का है और फर्टिलिटी पे परेशान है। नहीं बताओ इस एज में परेशान होता है, क्वेश्चन है कहीं से लिया गया है। अब देखो वो बच्चा परेशान, एक्चुअली परेशान होना, आज का दौर जो चल रहा है ना बेटा, स्टेरिलिटी बहुत धड़ल्ले से बढ़ रही है। वजह बच्चे कम एज में ही सिगरेट पीने लग जा रहे हैं, ड्रग्स लेने लग जाते हैं, स्ट्रेस इतना है, ये सब चीजें स्टेरिलिटी को बढ़ाती है, बांझपन। तो he has doubt about his fertility, so doctor suggest him some test. The results show that his Sertoli cells are malfunctioning. He is presently 5 foot 7 inch and weight इतना, he is mildly puggy and has mildly gynecomastia भी है इस बच्चे को। अब नीचे कुछ क्वेश्चन पूछा है, बोला है क्या कि टेस्टिस आर प्लेस्ड इन अ सेक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच हेल्पिंग, आपको पता है ना कि टेस्टिस सेक लाइक स्ट्रक्चर में है, जिसकी वजह से बॉडी की टेम्परेचर से टेस्टिस के टेम्परेचर को कम किया जाता है। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है टेस्टिस, आपको जान के ताज्जुब होगा कि मतलब जब वो यूट्रस में मदर के बेबी होते हैं बेटा, तो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, डिलीवरी से जस्ट पहले बाहर निकलता है। कई केस में तो टेस्टिस बाहर ही नहीं निकलता, बाद में डॉक्टर सर्जरी करके निकालते हैं। टर्म को कमेंट में लिखे कि इस टर्म को क्या कहते हैं, सर्जरी करके निकालना। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पर टेस्टिस को सर्जरी करके बाहर निकाला जाता है एब्डोमिनल कैविटी से बाहर। क्यों बाहर? इसलिए निकाला जाता है ताकि टेस्टिस के टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम हो सके, और जब कम होगा टेम्परेचर ना बेटा तभी स्पर्म बनेगा। आप ये 10th में भी पढ़े होंगे। एक कहानी मेरे साथ बहुत मशहूर भी है। तंदूर पे जब नया नया दिल्ली में आया था तो खाना बना रहे थे, तो मुझे रोज ठंडी रोटी दे देता था तंदूर वाला, जो दुकानदार थे। मैं जो खाना बना रहा था उनके पास गया, मैंने कहा भाई साहब आप जहाँ खड़े हैं ना, आपका टेस्टिस बिल्कुल हीट के सामने है, याद रखिए 10 साल बाद आपकी स्टेरिलिटी आ जाएगी, आप बांझ हो जाएंगे। कहा क्या बोल रहे हो? हम मुझे सही बोल रहे हैं। अब आप जाके किसी से पूछ लीजिएगा, एज कम थी उन दिनों में। वो बंदा किसी से पूछा होगा, अगले दिन काम छोड़ दिया। मैं रोटी लेने गया तो दुकानदार बोला सुनो तुम जरूर कुछ उसको समझा रहे थे। मैंने कुछ नहीं समझाया, और अगर समझाया भी तो सच ही समझाया था ना। अगर बहुत दिनों तक आप हीट पड़ती रहेगी ना टेस्टिस में बेटा तो स्टेरिलिटी आ जाती है। नेचर ने टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों निकाला स्क्रूटम में? ताकि बॉडी से टेस्टिस टेम्परेचर कम रहे। आप और ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हो तंदूर के सामने खड़े होकर। चलो तो ये तो ऐसे ही आंसर आपको आ जाएगा कि स्क्रूटम इसलिए रहता है which contain the testis maintain a lower temperature 2 to 2 to 5 degrees Celsius lower than body temperature. It helps in formation of sperm. ठीक है बेटा। और name any 2 male sex accessory duct, 2 accessory duct का नाम बताइए दुनिया भर का। root of testis, epididymis, vasa differentia, vasa differentia, vasa differens। आपको बता दूं, ये समझ रहे हैं? एपिडिडाइमिस हाईली कॉइल्ड होता है बेटा, हाईली कॉइल्ड, और स्पर्म बहुत दिनों तक, महीनों महीनों तक यहाँ पे जमा रह सकता है, महीनों महीनों तक। चलिए ठीक है बेटा। ये भी देख लीजिए, यहाँ पे सर्टोली सेल का साधारण सेल लिखा होगा। सर्टोली सेल क्या करती है? नरिशमेंट करती है।
जो स्पर्म बनता है ना उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। लेडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन निकालता है, याद रहे बेटा, लेडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन निकालता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इंटरस्टिशियल स्पेस में ये पाया जाता है और ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल में पाया जाता है। ये न्यूट्रिशन देता है स्पर्म को और ये टेस्टोस्टेरोन निकालता है, ठीक है बेटा, टेस्टोस्टेरोन निकालता है। ये इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है, यानी अगर ये टेस्टिस है तो जो हाईली कॉइल्ड ट्यूब है उसके अंदर सर्टोलिसिस पाया जाता है सॉरी और दो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बीच में आपका लेडिंग सेल पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ग्लैंड के बारे में। एक्सेसरी ग्लैंड, वही उसी का आंसर लिखा है, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल बेसल एक्सेसरी ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एक्सेसरी ग्लैंड है। इनका फंक्शन भी देख लीजिएगा बेटा। देयर सेक्रेशन प्रोवाइड अ फ्लूइड मीडियम। एक्चुअली इन तीनों एनसीईआरटी में ना तीनों ग्लैंड का एक ही फंक्शन लिख दिया है कि दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, है ना। स्पर्म को क्या करते हैं ये तीनों? न्यूट्रिशन देते हैं। बाकी मैंने यहाँ अलग अलग फंक्शन करके लिख दिया है। एक लुब्रिकेशन करवाते हैं, दूसरे क्या करते हैं कि स्विम करवाने में हेल्प करते हैं, फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं ये दोनों, और ये क्या करता है? लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एसिडिटी को, जो यूरिन जहां से निकलता है यूरिजेनिटल ट्रैक्ट, स्पर्म निकलना है, उसको, उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है बल्बोयूरेथ्रल। लेकिन एनसीईआरटी में तीनों का एक ही फंक्शन लिखा है, बस इतना लिखा है कि इट सप्लाइज न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, ठीक है। स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, बॉडी के बाहर निकलने के बाद भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये केमिकल मिल जाते हैं और उन्हें क्या देते हैं बेटा? न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डज अ जेनेटिस्ट, ये फोर्थ चैप्टर का ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का, व्हेन डज अ जेनेटिस्ट नीड टू कैरी आउट अ टेस्ट क्रॉस। भाई एक जेनेटिशियन, एक जेनेटिक्स वाले पर्सन है, उसको टेस्ट क्रॉस करने की जरूरत कब पड़ती है? देखो, अगर आपको पता लगाना है कि किसी गिवन स्पीसीज में रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है, जैसे एक आदमी को दे दिया गया टॉल, मुझे ही ले लो, मैं टॉल हूं, अब तुम्हें पता लगाना है कि क्या मैं टॉल हूं, तो मैं तो इस तरह का भी टॉल हो सकता हूं, मैं इस तरह का भी टॉल हो सकता हूं, हेटेरोजाइगस भी हो सकता हूं, होमोजाइगस भी हो सकता हूं, हाइब्रिड भी हो सकता हूं, प्योर भी हो सकता हूं। अब मैं कौन हूं कैसे बता सकते हो? ये तो बड़ा मुश्किल है, पौधे तो है नहीं कि एक्सपेरिमेंट कर लो। हालांकि टेस्ट क्रॉस पौधों के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो टेस्ट क्रॉस में अब कैसे पता लगा लोगे कि जो पौधा तुम्हें गिवन है, मान लो ये पौधा दिया गया है, ये अब इस तरह का टॉल है कि इस तरह का टॉल है, तो सिंपल सा तरीका है, इसीलिए हम टेस्ट क्रॉस करते ही है। हम क्या करेंगे बेटा, इस अब हमें शक क्या है कि इसमें क्या रिसेसिव होगी, डॉफ करेक्टर रिसेसिव होगी, तो हम प्योर रिसेसिव तो प्योर ही होगा हमेशा, रिसेसिव से क्रॉस कराएंगे। अब मेरी बात सुनो, अब हमारे पास दो रिजल्ट आएगा। अगर ये प्योर टॉल हुआ होमोजाइगस, ये तो 100% रिसेसिव ही होगा, तो इनके सारे ऑफ स्प्रिंग टॉल आएंगे। अगर इनके सारे बच्चे टॉल हुए ना, समझ जाना ये जो गिवन स्पीसीज है ना वो होमोजाइगस टॉल है, क्योंकि ये तो आप जानबूझ के इससे क्रॉस कराया था, आपको पता था कि ये स्मॉल टी है, होमोजाइगस रिसेसिव है। अच्छा, अगर ये गिवन पौधा बेटा मान लो हेटेरोजाइगस टॉल था, हमें पता नहीं ये क्या था, पर अगर ऐसा होता तो ये तो स्मॉल ही था, देखो 50% डॉफ हो जाते हैं, देखो, और 50% टॉल हो जाते हैं, तो हम समझ जाते कि गिवन प्लांट क्या है बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी टेस्ट क्रॉस करते इसलिए ये पता लगाने के लिए कि जो गिवन स्पेसीज है ना इसमें रिसेसिव क्या है, या ये होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है, इसमें रिसेसिव है भी नहीं, ठीक है, इसके लिए पता लगाता है। बाकी मैं इसे आंसर के फॉर्म में लिख दिया हूं, एनसीईआरटी की लाइन है, आप यहां से देख सकते हैं, मैं आसान लैंग्वेज में समझा दिया बिल्कुल आपको। तो टेस्ट क्रॉस इसीलिए करते हैं, और इसे करते हैं ऐसे ही जो मैंने बताया कि रिसेसिव कैरेक्टर को ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, दिस वन, ठीक है बेटा। अभी मेरे पास क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है अभी तो, ठीक है, लेकिन अभी हो जाएंगे आराम से, मैं थोड़ा स्पीड में अब ले चल रहा हूं आप लोगों को। चलिए, Why pollen grain is used by athletes? देखो एथलीट्स पोलन ग्रेन क्यों यूज करते हैं? आंसर सिंपल है, पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। देखो पोलन ग्रेन बहुत अच्छा सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का, बहुत अच्छी प्रोटीन की सोर्स है, इसलिए रेसिंग हॉर्स को भी दिया जाता है, एथलीट्स भी यूज करते हैं। बस इसका आंसर ये लिख सकते हो तुम आराम से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन है तुम्हारा 11, 12, 13, 14, हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने पे थे? ये क्वेश्चन नंबर 1 मिनट देखते हैं, 10 है, हम तो 15 पे थे,
चलो देखते हैं 15 कहाँ है अपने पास। अब हम लोग 15 पे थे, तो ये अपना 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं बेटा। डिफरेंशिएट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन विंड पोलिनेशन, विंड पोलिनेटेड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स। देखो दोनों में डिफरेंस है। जिसको विंड से पोलिनेशन करवाना है बेटा उसकी अलग इंटरप्रिटेशन होती है, और जिनको वाटर से करवाना है उनकी अलग होती है। नहीं, जो विंड से करवाना है पोलिनेशन बेटा, उनके पोलन ग्रेन क्या होते हैं, लाइट होते हैं, सिंगल ओव्यूल होते हैं, इसमें ओव्यूल नहीं लिखा है, लाइट एंड नॉन स्टिकी। स्टेमल एक्सपोज होते हैं। जिनको पानी से पोलिनेशन करवाना है, याद है पानी से पोलिनेशन कौन कौन करवाते हैं, हाइड्रीला, ब्लेसनेरिया फ्रेश वाटर में, और मरीन में सी ग्रासेस, जोस्टेरा, ये याद रखेगा। इनकी पोलन ग्रेन क्या होते हैं, लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं, तैरने में आसानी हो। एंड पोलन ग्रेन क्या होता है, प्रोटेक्टेड, वेटिंग से बचने के लिए उसमें एक लेयर होती है, इस पे ऐसा कोई लेयर नहीं होता। ये दोनों में डिफरेंस है विंड और वाटर पोलिनेटेड प्लांट में। ठीक है बेटा, चलिए मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, हमारे पास लिमिटेड थोड़ा सा टाइम है बेटा। एनिप्लॉइडी, मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए क्रोमोसोम अगर एक घटता है या बढ़ता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनिप्लॉइडी। नहीं, दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं ना, मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर फिर दो तरह के होते हैं, एनिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। अगर एक क्रोमोसोम मियोसिस के दौरान घट जाए या बढ़ जाए, यानी इंसान की अगर बात करें तो 46 क्रोमोसोम होता है, अगर ये 47 हो जाए, 45 हो जाए, इस केस में को हम इसको क्या कहते हैं, एनिप्लॉइडी। देखो लिखा भी है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम कॉल्ड एनिप्लॉइडी। फुल एग्जांपल, डाउन सिंड्रोम एनिप्लॉइडी का एग्जांपल है, क्लिफेंटर सिंड्रोम एनिप्लॉइडी का एग्जांपल है, टर्नर सिंड्रोम एनिप्लॉइडी का एग्जांपल है। ठीक है बेटा, तीनों एनिप्लॉइडी का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिए। इलाबोरेट द फीचर ऑफ पोलन एंड फ्लावर व्हिच एक्सिबिट एंटोमोफिली। देखो एंटोमोफिली का मतलब क्या होता है, वो प्लांट जो अपनी पोलिनेशन इंसेक्ट से करवाते हैं। तो भाई उसमें क्या एडेप्टेशन है, इंसेक्ट से पोलिनेशन करवाने के लिए आपको बहुत खूबसूरत होना पड़ेगा, अट्रैक्टिव, तभी तो अट्रैक्ट होगी यार, लिविंग है। अब हवा को क्या पता आप खूबसूरत हो या बदसूरत हो, मैं कैसे भी खड़ा हूं, हवा तो तब भी आएगी। लेकिन मैं अगर बकवास की तरह खड़ा रहूं तो आपको अरे यार कैसा आदमी है, यही तो है इस दुनिया में। तो इसलिए अगर आपको इंसेक्ट से पोलिनेशन करवाना है तो आपको खूबसूरत होना होगा, अट्रैक्टिव होना होगा, आप में नेक्टर भरपूर होना होगा, क्योंकि इंसेक्ट तभी आएगा। देखो सेल्फिश होते हैं दुनिया में सब ऑर्गेनिज्म, इंसान को छोड़ के। इंसान सेल्फिश नहीं होते, तभी तो ये इंसान है। तो आपको मैं बता, कुछ इंसान सेल्फिश होते हैं, एक्सेप्शन छोड़ दूं तो समझ गए बेटा लोग। ये सब इंसान मान लो, ज्यादातर इंसान भी तो एनिमल से ही आया होता है, लेकिन इंसान बहुत ऐसे होते हैं जो सेल्फिश नहीं होते। तो वो कब विजिट करेंगे, जब फ्लावर में नेक्टर हो, जब फ्लावर अट्रैक्टिव हो, कलरफुल हो, बंच में हो, तभी तो अट्रैक्ट होंगे। तो ये सारा मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप यहाँ से देख सकते हो बेटा। समझा के समझा दे रहा हूँ, और ना अगर एक एक पढ़ा तो बहुत टाइम लगेगा। ये शायद मैं किसी क्वेश्चन के लिए डायग्राम डलवाया था। चलिए मैं देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप याद रखिएगा दो तीन बातें बेटा, कि यहाँ पे ना फिम्ब्रियाई का फंक्शन पूछता है। हाँ, एक को पकड़ता है ओवरी से और डाल देता है इन्फंडिबुलम में। फिलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट याद रखिएगा, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, एस्थेमस। ठीक है बेटा, चलिए कोई क्वेश्चन आता है तो इस डायग्राम का यूज करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हम अभी बाद में करेंगे, ये सारे क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। पॉलीजेनिक, हाँ ये क्वेश्चन कर सकते हैं, फिफ्थ तक आ जा, फोर्थ तक करना है ना, ये फोर्थ का ही है, वो फिफ्थ का है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का है, उसको अगले सीरीज में करेंगे हम लोग ना। आगे देखो, आज हम सिर्फ 4 चैप्टर करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला, हाँ मॉलिक्यूलर बेसिस वाला, इवोल्यूशन, और उसके बाद माइक्रोब्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अगले दिन करेंगे। फिर लास्ट डे थर्ड पार्ट में हम बायोटेक पूरा कर लेंगे और इकोलॉजी कर लेंगे। ये देखिए प्लियोट्रोपी और पॉलीजेनिक। देखिए मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, आंसर तो यहाँ पे पूरा अच्छी तरह लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कमेंट में लिखिएगा, होडा क्लासेस बोल के टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भेज देंगे हम, पर उसके लिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा बेटा। तो प्लियोट्रोपी क्या होता है और पॉलीजेनिक क्या होता है, हम इसको समझते हैं। देखिए पहले हमने प्लियोट्रोपी का लिखा है और बाद में हमने पॉलीजेनिक का लिखा है। ठीक है बेटा, ये पॉलीजेनिक का है और ये प्लियोट्रोपिक का। अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन, सच जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन। देखो दोनों में क्या फर्क है, एक जीन प्लियोट्रोपी, गौर से सुनना, प्लियोट्रोपी एक जीन दो कैरेक्टर दिखाए, दो या दो से ज्यादा मल्टीपल कैरेक्टर दिखाए, तो ये हो गया प्लियोट्रोपी। हाँ ठीक है बेटा, और कई जीन एक ही कैरेक्टर दिखाए, सिंगल कैरेक्टर, तो ये क्या हो गया बेटा,
कई जीन सिंगल कैरेक्टर दिखाए, ये क्या हो गया आपका पॉलीजेनिक। कई जीन सिंगल कैरेक्टर दिखाए, पॉलीजेनिक। एक जीन कई कैरेक्टर दिखाए, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, ये होता है प्लियोट्रोपिक। इसका एग्जांपल फेनाइलकीटोनुरिया, इसका एग्जांपल ह्यूमन स्किन कलर। स्किन कलर में 3 होते हैं ना बेटा, ए बी सी, अगर तीनों के तीनों कैपिटल हो गए, देखो थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट वे में समझो। अच्छा, इसमें प्लियोट्रोपी में क्या होता है, फेनाइलकीटोनुरिया, ठीक है ना, एक प्रॉब्लम से दो कैरेक्टर शो होने लगेगी, 2 प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, पॉलीजेनिक में देखो, जैसे जीन है ए बी सी, 3 जीन से कंट्रोल होता है। ह्यूमन स्किन अगर तीनों सेम है तो प्योर डार्क, अगर तीनों स्मॉल है तो एकदम प्योर व्हाइट। और जितना ये हट के कैपिटल आते जाएगा ना, उतना डार्कनेस बढ़ती जाएगी, या डार्कनेस में जितना स्मॉल आते रहेगा ना जीन, उतना व्हाइटनेस बढ़ती जाएगी। तो ये जो हुआ ना, देखो 3 जीन मिलके एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, ह्यूमन स्किन, तो ये क्या हुआ बेटा, पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक, पॉली मतलब बहुत, जिन मतलब जीन, कई सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, तो पॉलीजेनिक हो गया। बाकी ये आंसर लिख दिया हूं बेटा, इसमें ये भी लिख दिया हूं, एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी का फेनाइलकीटोनुरिया व्हिच अकर इन ह्यूमन, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड फॉर एंजाइम फेनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। दिस मैनिफेस्ट itself थ्रू फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक बाय मेंटल रिटार्डेशन। एक ये नहीं बनता है फेनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, तो मेंटल रिटार्डेशन में भी प्रॉब्लम होती है। और किसमें प्रॉब्लम होती है बेटा, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन, दो कैरेक्टर शो होने लगी, 2 प्रॉब्लम आ गए। सिर्फ एक चीज नहीं हुआ, फेनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बना, वो एक जीन खराब हुआ, तो 2 प्रॉब्लम इंसान में आ गई। ये क्या है बेटा, प्लियोट्रोपिक। एक जीन खराब हुआ और वो मान लो वो जीन बना रहा था फेनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, और वो दोनों, अब वो एंजाइम बना नहीं। अब एंजाइम बनने से 2 इश्यू आ गए, एक पिगमेंटेशन भी अफेक्टेड हुआ और दूसरा मेंटली भी रिटार्डेड हुआ। यानी एक जीन, ये जीन खराब हुआ तो 2 प्रॉब्लम आ गई, मेंटली रिटार्डेड हुआ बंदा, मेंटली रिटार्डेड, और दूसरा क्या हुआ, पिगमेंटेशन में इश्यू आ गई। तो एक जीन से 2 कैरेक्टर खराब हुई, 2 कैरेक्टर शो हुई, तो क्या कहलाता है, प्लियोट्रोपिक। और वो जीन किसके लिए था, फेनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाता था, ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी बता ही दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टॉपिक है, बहुत डिटेल में समझाने वाला है, एकदम मस्त। अब आइए इधर, पर एग्जाम का टाइम कम है, 3 दिन बचा है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में बताएंगे ताकि आप लिख सके एटलीस्ट। अब आइए यहां पे, तो मैं क्या बता रहा था बेटा आपको, मैं ये बता रहा था, हाँ, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इसमें इनकरेक्ट मैच सेलेक्ट करना है बेटा। 45 प्लस XX कैरेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज, 44 XXY ओवरऑल फेमिनाइन डेवलपमेंट। ओवरऑल फेमिनाइन याद रहे, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है बेटा। XXY तो होता है XXY कैलिफेंटन सिंड्रोम में, तो 3 है ना, ये 47 हो जाता है, और कितना पहले होता है 44, तो XXY होना चाहिए ना, तो XXY तो है, 44 भी है, लेकिन ओवरऑल फेमिनिन नहीं होता है, कैलिफेंटन में ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट होता है, तो ये भी गलत है बेटा। क्या बोल रहा है इसमें, इनकरेक्ट, तो मेरे ख्याल से ये भी देख लेते हैं ना, 44 और X नोड रेडिमेंट्री ओवरी, सही है बिल्कुल, ये टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, 44 XX नॉर्मल फीमेल, बिल्कुल बिल्कुल गलत यही है बेटा। कैरेक्टर पाम क्रीज डाउन सिंड्रोम में भी होता है ना, यहां भी हो सकता है, क्योंकि देखो 45 है, इसका मतलब 21st क्रोमोसोम ट्राइसोमी है, तो ये डाउन सिंड्रोम है, ये भी सही है, डाउन सिंड्रोम क्या है बेटा, ये डाउन सिंड्रोम। मैं बता दूं तुम्हें शॉर्ट में, देखो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है बेटा, 21st क्रोमोसोम ट्रिपल हो जाता है। अब देखो 21st क्रोमोसोम अगर ट्राइसोमी में हो गया, 3 हो गया, तो वैसे तो क्रोमोसोम 46 होता है, पर ये 3 हो गया, तो ऑटोसोम कितना हो गया, अच्छा ये 46 में ऑटोसोम कितना होता है, 44 प्लस 6 क्रोमोसोम होता है, यही होता है ना। अब मेरी बात सुनो, अब अगर एक क्रोमोसोम बढ़ गया 21st के बजाय, तो क्या हो गया 45 और 6 क्रोमोसोम, तो 45 और ये 6 क्रोमोसोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। यहां पे ना ये कैलिफेंटर सिंड्रोम है, और कैलिफेंटर सिंड्रोम में ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट होता है, एक एक्स आने की वजह से गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन, द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन ऑफ बेबी फ्रॉम यूट्रस इज कॉल्ड पार्टिसिपेशन। बिल्कुल, बेबी जो बाहर निकलता है यूट्रस से, उसे क्या कहते हैं, पार्टिसिपेशन। रीजन, पार्टिसिपेशन इज सिग्नल बाय ओवरीज एंड फुल ग्रोथ बेबी। बेटा ये गलत है, फुल ग्रोथ बेबी तो सही है,
जब फुल ग्रोथ होती है तो एक्सपल्सन की मैसेज जाती है, लेकिन असर्शन सही है और रीजन गलत है बेटा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी जाइए, डायफ्रागम आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज्ड बाय द फीमेल, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। याद रहे कि आपको याद रहना चाहिए कि जो कॉन्ट्रासेप्शन होती है ना बेटा, अगर हम बैरियर मेथड की बात करें तो मेल में मेल कॉन्डम्स होते हैं, फीमेल में डायफ्रागम होती है, वॉल्स होती है, ये याद रखिएगा। सर्विकल कैप होती है, वॉल्स होती है, डायफ्रागम होती है, ये फीमेल बैरियर मेथड है। ठीक है, अब बाकी आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है उसका, प्री बोर्ड में ये अक्सर पूछता है। ये देखो वाटर पोलिनेटेड प्लांट है, पोलन ग्रेन निकल रही है, फीमेल पोलन ग्रेन निकल रही है बेटा, इधर देखो इधर, और फीमेल उसे रिसीव कर रहा है। एक्चुअली क्या है, दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज क्वाइट रेयर, लिमिटेड, यस 30 जेनर, यानी इस तरह का ये कौन सा पोलिनेशन है बेटा, वाटर पोलिनेशन। एनसीईआरटी लिखता है कि वाटर पोलिनेशन लिमिटेड है, सिर्फ 30 जेनर में होता है, और आमतौर पे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा पे ये होता है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स, अब बोल रहा है कि पानी से जो पोलिनेशन करवाती है, इसके लिए डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। देखिए पहला नंबर, इनका पोलन ग्रेन रिबन लाइक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, पोलन ग्रेन रिबन लाइक होना चाहिए। वाटर पोलिनेटेड प्लांट है, रिबन लाइक होनी चाहिए। और नंबर 2, इनके ऊपर, पोलन ग्रेन के ऊपर म्यूसिलेजिनियस स्ट्रक्चर होना चाहिए, कवरिंग होनी चाहिए, म्यूसिलेजिनियस लेयरिंग होनी चाहिए, ताकि वेटिंग से बच सके। ये 2 एडेप्टेशन होनी चाहिए वाटर पोलिनेटेड प्लांट में। पूछ रहा है कि कौन सा पोलिनेशन दिखा रहा है, वाटर, एयर या इंसेक्ट वाला, तो वाटर पोलिनेशन बेटा, ये वाटर है, और वाटर पोलिनेशन में ये 2 एडेप्टेशन होनी चाहिए। क्लियर, गुड। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अ फ्लावर ऑफ टोमेटो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटा, इसको भी देखिए। अ फ्लावर ऑफ टोमेटो प्लांट ऑफ फ्लोइंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस 200 वायबल सीड्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो बेटा 200 सीड पैदा हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल वुड मिनिमली बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिक्विजिट नंबर। देखो पोलन ग्रेन पैदा करने के लिए एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ना बेटा 4 ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है। एक मदर सेल, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर बनाती है, 4 माइक्रोस्पोर, इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, बाद में अलग होकर 4 माइक्रोस्पोर बनाते हैं। तो बेटा 200 है तो कितना माइक्रोस्पोर मदर सेल को मियोसिस में जानी पड़ेगी, 50। 50 में एक 4 बनाएगा तो 50 से 200 तो बन ही जाएंगे, तो 200 सीड में 200 सीड में 200 मेल गेमेट होंगे। तो इसका आंसर कितना होगा बेटा, 50। मैंने लिखा भी है यहाँ पे 50। उसके बाद हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन अकर टू प्रोड्यूस फीमेल। अच्छा 200 सीड बनाने हैं तो फीमेल गेमेट भी कितनी चाहिए, 200। तो 200 फीमेल गेमेट के लिए बेटा एक मेगास्पोर मदर सेल से एक फीमेल गेमेट बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 200 फीमेल गेमेट के लिए 200 चाहिए, यानी 200 मेगास्पोर मदर सेल चाहिए, 200, पर ये 50 चाहिए मेल, क्योंकि मेल में एक माइक्रोस्पोर से 4 बन जाते हैं, इसमें तो एक से एक ही बनते हैं। तो ये 200 चाहिए, ये 50 चाहिए, दोनों मिला के फिर 200 सीड बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे 50 × 4 200 मेल गेमेट बन गया, 200 फीमेल गेमेट, दोनों मिलके 200 सीड बना लेंगे, क्योंकि मेल फीमेल गेमेट मिलके एक सीड बनता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब अपने पास 5-7 क्वेश्चन और रहे तो आपका 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके बाद रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर। ये चारों चैप्टर हमने क्वेश्चन के माध्यम से करा दिया। बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। देखो आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, देखो पॉपुलेशन कंट्रोल करने का ये भी एक मेथड है। आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा, एक फ्लो चार्ट बना देता हूं, इसको इससे याद कर लीजिएगा। नीट में भी इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। आईयूडी 3 तरह से होते हैं, एक नॉन मेडिकेटेड होता है, बस एग्जांपल इसका याद रखिएगा। नीट में भी एक क्वेश्चन आपको पक्का यहां से मिल जाएगा। नॉन मेडिकेटेड होता है बेटा, एक कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होता है, कॉपर रिलीजिंग, एक होता है हार्मोन रिलीजिंग। ठीक है बेटा, ये जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है बेटा, नॉन मेडिकेटेड में लिप्स लुप्स आ जाता है, बस एक एग्जांपल एनसीईआरटी में आपको यही याद रखना है, लिप्स लुप्स। हाँ, कॉपर रिलीजिंग में याद रखना है, मल्टीलोड दिया होगा मैंने, मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375। ठीक है बेटा, कॉपर टी, कॉपर 7। हाँ, ये नंबर ऑफ कॉपर से अलग अलग बनाया गया है, ये कॉपर की क्वांटिटी पे ये 3 अलग अलग किस्म के हैं। ठीक है बेटा, हार्मोन रिलीजिंग में याद रखिएगा LNG20 प्रोजेस्टेरेट। ठीक है बेटा, ये आंसर में लिखा है मैंने, अब इस फ्लो चार्ट को याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है बेटा,
व्हाट इज एमटीपी? मेडिकल टर्मिनेशन। देखो, बिना मर्जी के इंटेंशनली अगर हम बच्चे को मैच्योर होने से पहले किल करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, तो इसे एमटीपी कहते हैं। ये वर्ड याद रखना, इंटेंशनली बिफोर मैच्योर टर्म, जानबूझकर। अच्छा, अगर एक्सीडेंटली कोई मदर प्रेग्नेंट है, एक्सीडेंटली पैर फिसल गया जीने से, अब उसका भी तो एबॉर्शन हो गया नेचुरली, तो ये नेचुरली है, ये एमटीपी नहीं है। एमटीपी का मतलब इंटेंशनली, जानबूझ के आप हॉस्पिटल गए कि हमें टर्मिनेट करवाना है प्रेगनेंसी। दिस इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत डिबेट के बाद इसे इंडिया में अलाउ किया गया, बहुत रेस्ट्रिक्शन के बाद, क्योंकि लोग इसका मिस यूज करने लगेंगे। पता चला फीमेल फीटिसाइड शुरू हो गई, लोगों को पता चल गया कि फीमेल है भाई एमटीपी कर दो। गवर्नमेंट बहुत जबरदस्त इस पे लॉ बनाई है, और ये सेफ कब समझा जाता है? प्रेगनेंसी के 12 वीक तक सेफ समझा जाता है। ठीक है बच्चे, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट थोड़ा स्पीड में, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है मेरे ख्याल से, अभी भी 5-7 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में है हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेम द मेथड ऑफ आर्ट एआरटी। एआरटी का मतलब क्या होता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बेटा, दैट इज यूज्ड व्हेन मेल स्पर्म काउंटिंग इज लो। यहाँ पे काउंटिंग हो, प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है हम लोग, इसी साल अभी लाइव आना शुरू हुए ना बेटा, अगले साल तो बिल्कुल ये सब स्पेलिंग मिस्टेक जो भी हो रही है एकदम परफेक्ट रखेंगे। स्पीड में टाइपिंग कर रहे हैं ना आजकल हम लोग। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, याद रहे, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि अगर मेल के स्पर्म की काउंटिंग कम है या मेल की पेनिस की साइज स्मॉल है, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं बेटा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। स्पर्म को लेकर आर्टिफिशियली फीमेल की वेजाइनल ट्रैक्ट में डाल देते हैं। ठीक है। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये तो जरूर याद रखना। लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद दिया था। उन्होंने क्या कहा था? कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। पहली बात उन्होंने कहा था, और कहा था फैक्टर आर पेयर। जैसे कंट्रोल होता है फैक्टर्स, और फैक्टर हमेशा क्या होते हैं? पेयर में होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं। लेकिन अगर डिसिमिलर पेयर होंगे, डिसिमिलर पेयर होंगे, तो एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। सिमिलर पेयर में थोड़ी होगा। पिछले साल नीट में यही पे क्वेश्चन था, उसने डिसिमिलर वर्ड यूज ही नहीं किया था, और ये पूरा लाइन लिख दिया था। तो चलो बच्चों को तो उतना समझ नहीं होगा, इसको सही कर दिए। पर दिस सिमिलर पेयर में से एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। या सिमिलर पेयर में कौन डोमिनेंट होगा, कौन रिसेसिव होगा? तो क्या लिखना कि कैरेक्टर अकर्स इन पेयर, दैट इज कॉल्ड फैक्टर, नंबर 1। या कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, दैट इज कॉल्ड फैक्टर, पहला। दूसरा लिखना फैक्टर अकर्स इन पेयर। तीसरा लिखना इन डिसिमिलर फैक्टर ऑफ पेयर, वन डोमिनेंट एंड अदर गेट रिसेसिव। ठीक है, ये हो गया आपका हाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद दिए थे, ये 2 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और याद रहे डाइहाइब्रिड क्रॉस के बाद उन्होंने दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आइए इधर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फीमेल? अभी बता गया कि भाई ये ओवरी है, शायद आपको ये डायग्राम भी दिखाना चाहिए था मुझे। ये रुकिए, ये ओवरी है, ये डायग्राम देखिए, शायद मैं इसी डायग्राम की बात कर रहा था। ये फिमरियाई, देखिए ये फिमरियाई है, एक को पकड़ के डालता है। तो वहां पे क्वेश्चन में क्या है आपका? व्हाट इज फिमरियाई? यही क्वेश्चन था ना बेटा? देखो मेरे बात, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बाद क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, इसके बाद था, ये था व्हाट इज फंक्शन ऑफ फिमरियाई? पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिमरियाई व्हिच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद ओवम को कलेक्ट करता है। द हाइमेन इज ऑफन टोर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी? देखो गर्ल्स की जो वर्जिनिटी है फीमेल की, उसकी रिलायबल इंडिकेटर बिल्कुल नहीं है। कौन? हाइमेन। एक मेम्ब्रेन होता है जो फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट पे पाया जाता है, ओपनिंग पे। तो अक्सर लोग समझते हैं कि ये होगा तो जो फीमेल है वो वर्जिन है, नहीं होगा तो वर्जिन नहीं है। बकवास। कई गर्ल्स में ये टूट जाते हैं कई वजहों से, साइकिलिंग करने से, सीढ़ी पे चढ़ने से, डांसिंग करने से। सो ये रिलायबल टेस्ट नहीं है, सडन गिरने से। और कई फीमेल ऐसी हैं जिनमें ये मौजूद होता है, वो मैरिड है। तो ये कोई टेस्ट नहीं है। हाइमेन का होना या ना होना, absence of presence is not the indicator of virginity। ठीक है बेटा, एग्जाम में देखना, बिल्कुल ये बकवास बात है, वर्जिनिटी के लिए एकदम नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में बेटा क्या पूछना है? इस क्वेश्चन में अगर आपको पूछता है कि इधर देखिए, इधर इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये क्या है, बताइए क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स, 3 मार्क्स में आ जाएगा। A1 2 3, आप इसको फिल कीजिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ये बेटा GnRH है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। यहाँ पे होगा आपका LH, यहाँ पे होगा बेटा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। 3 मार्क्स आपको मिल गए। ये बहुत याद रखेगा, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है बेटा, स्पीड में चल रहे थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट शॉर्ट ऑन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है बेटा? एक्चुअली क्या होगा कि कुछ फ्लावर, स्नैपड्रैगन या एंटेरिहिनम, इनमें क्या हुआ था कि आमतौर पर मेंडल जो एक्सपेरिमेंट करता था वो क्या करता था, एक टॉल एक ड्रॉप प्लांट ले रहा था,
और जब टॉल और ड्रॉप प्लांट लेता था तो F1 जनरेशन में सबके सब टॉल ही होते थे ना, सबके सब टॉल होते थे, यानी दो कैरेक्टर में से एक ही कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिखता था। पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ, यानी स्नैपड्रैगन या इंटरहिनम है, एक 5 o'clock पौधा, वहां पे भी क्या होता था कि दो कैरेक्टर में से एक नहीं दिखता था, मिक्स दिखते थे। जैसे बंदे ने अगर रेड लिया और व्हाइट लिया तो क्या दिखना चाहिए था, आर 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 आर, ये रेड है ये व्हाइट है, तो क्या दिखना चाहिए था F1 जनरेशन में, सबके सब तो रेड दिखना चाहिए था ना, क्योंकि रेड व्हाइट पे डोमिनेंट होता, पर ऐसा नहीं, ये सबके सब क्या दिखे, पिंक पिंक, यही तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। फिर इनको जब आपस में क्रॉस किया गया तो एक रेड दिखे दो पिंक दिखे, देखो आपस में क्रॉस कराया गया, तो आर 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 आर, एक रेड दो पिंक एक व्हाइट, यार 3 रेड 1 व्हाइट दिखना चाहिए था, पर 2 पिंक दिख रहे थे। इससे क्या पता चल रहा है कि रेड वाला स्मॉल आर पे व्हाइट पे डोमिनेंट नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक दूसरे पे डोमिनेंट नहीं होगा। मेंडल का लॉ यहां पे गलत हो गया था। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है बेटा, इसका जीनोटाइप रेशियो फेनोटाइप की तरह होता है 1:2:1, इसका फेनोटाइप भी 1:2:1 है, जीनोटाइप भी 1:2:1 है। लेकिन नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइप तो 1:2, जीनोटाइप तो 1:2:1 होता है, लेकिन फेनोटाइप 3:1 होता है नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है बेटा, गुड। आगे बढ़ते थोड़ा स्पीड में, क्वेश्चन ज्यादा है टाइम कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई मेंडल वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत लॉन्ग टाइम तक मेंडल का काम क्यों अनरिकॉग्नाइज्ड रहा था। बेटा सबसे पहली बात कि मेंडल ने जब काम किया था तो इतनी कम्युनिकेशन नहीं थी, है ना। आज तो एक छोटी सी बात हो जाए वायरल, सोशल मीडिया इतना उस वक्त नहीं था, इनका अच्छी तरह से पब्लिश नहीं हुआ काम, बहुत अच्छे अच्छे लोगों का काम बहुत बार कई बार ना अनरिकॉग्नाइज्ड रह जाती है, क्योंकि बहुत लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है। अब मैं इतना बेहतरीन मेहनत कर रहा हूं, अब अगर आप लोग पहुंचाएंगे नहीं बहुत दोस्तों के पास तो कैसे रिकॉग्नाइज होगा। वो बैड लक था मेंडल का बेचारा, मरने के बाद इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। चलिए, तो नंबर 2, इन्होंने जिसको कहा था ना कि फैक्टर कंट्रोल करता है कैरेक्टर को, फिजिकल कोई प्रूफ ही नहीं था कि फैक्टर क्या होता है। इन्होंने उस जमाने में बायोलॉजी में मैथ का यूज किया था, उस जमाने में हजम होती नहीं है, अरे आज नहीं हजम होती, स्कूल वाले बायो देते हैं तो मैथ नहीं देते, तो उस जमाने में कहां से लोग इसको बर्दाश्त करेंगे। और कई बार ये एक दो जैसे इंटरहिनम जैसे पौधे थे स्नैपड्रैगन, वहां पे ये गलत भी हुए, तो इस वजह से ये बहुत फेमस नहीं हो पाए। ठीक है बेटा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल कैरेक्टर नेचर में हमेशा मिक्स होते रहती है, लेकिन उन्होंने बता दिया कैरेक्टर कभी ब्लेंड नहीं होती है, ये भी एक वजह थी इनकी फेमस नहीं होने की। अच्छा, सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी बेटा अगर हनी बी में सेक्स डिटरमिनेशन की बात करें तो आपको पता होनी चाहिए, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दे उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए हनी बी में क्या है बेटा कि फीमेल में 32 क्रोमोसोम होता है और मेल में 16 क्रोमोसोम होता है। फीमेल में मियोसिस होती है और मियोसिस होगी तो 16 क्रोमोसोम का इसका गैमेट बनेगा, लेकिन मेल में माइटोसिस होता है और इस 16 है तो 16 ही बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां 2 है यहां 1 है। अब अगर जो फीमेल मेल से मिल गई, मेल गैमेट से जो फीमेल मिल गई वो तो 32 फीमेल बन गई, लेकिन जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट से, जो फीमेल गैमेट मेल गैमेट से नहीं मिल पाई वो फ्यूचर में मेल बन जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हनी बी में मेल पार्थेनोजेनेसिस से होता है, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन। भाई जो फर्टिलाइजेशन हो, जो फीमेल गैमेट मेल गैमेट से मिल गई वो तो फीमेल बन गई 32 क्रोमोसोम का, पर जो फीमेल गैमेट मेल गैमेट से नहीं मिल पाई वो मेल में डेवलप्ड हो जाएगी, यानी पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन। फीमेल तो फर्टिलाइजेशन से बनी, मेल तो बिना फर्टिलाइजेशन के बन गया। इसलिए कहा जाता है कि इसमें एक कहावत भी है, कहा जाता है कि जो मेल होते हैं ना इनके फादर नहीं होते, फादर कहां हुआ, तो मदर से ही बन गया, लेकिन ग्रैंड फादर होते हैं। ग्रैंड फादर मतलब नाना, इनके नाना होते हैं, इनके दादा भी थोड़ी होंगे, पापा ही नहीं तो दादा कहां से होंगे, नाना होते हैं इनके। यानी इस मां का तो कोई पापा होगा तो इसके नाना हुए ना, मां का तो पापा होगा ही नहीं यार, मदर तो पापा मम्मी दोनों से मिलकर बनती है, तो इनके मां के पापा को तो नाना कहते हैं, इंग्लिश में ग्रैंड फादर लिखा है। इनके फादर नहीं होते लेकिन ग्रैंड फादर होते हैं मेल के। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। समझ में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आया हो आप कमेंट में लिख के भेजें, कल का जो पार्ट 2 बनाऊंगा मैं उसमें उस चीज को इलाबोरेट फॉर्म में समझा दूंगा। इस बात का जरूर याद रखें बच्चे, थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं क्योंकि टाइम कम है और आपको बहुत उतना इलाबोरेट करके पढ़ाएंगे तो आप 3 दिन में कितना देख पाओगे, इसलिए शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं। तो आपको कहीं भी समझ में ना आए कुछ
तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, उसे इलेबोरेट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं उतनी ही लेवल पे पढ़ा रहा हूं ताकि आप बोर्ड में एग्जाम लिख सके बस। बाकी आपको डिटेल में पढ़ना है तो होडा क्लासेस बोल के एक चैनल है, वहां पे नीट के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं। शाम को 7 बजे टीटीएस में लाइव होते हैं, आप जाके देख सकते हैं। कमेंट भी अगर कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, अगर कहेंगे तो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। लेकिन आप जरूर जो समझ में ना आए जरूर कमेंट में लिखिएगा, हम उसे दोबारा समझा देंगे। हाउ सिकल सेल एनीमिया इज डिफरेंट फ्रॉम थैलेसीमिया। बेटा देखो, सिकल सेल एनीमिया है ना एक तरह का क्वालिटेटिव डिजीज है, क्वालिटिव। सिकल सेल एनीमिया ना, सिकल सेल एनीमिया ना क्वालिटेटिव डिजीज है। क्वालिटी खराब हो जाती है इसमें। क्या खराब होती है? क्वालिटी, सेल की क्वालिटी खराब हो जाती है। सिकल हंसिया की तरह बन जाता है आरबीसी बाय कनकेव से, आरबीसी हंसिया की तरह बन जाता है बाय कनकेव से, तो क्वालिटी खराब हो गई ना। कॉनकेव से इलोंगेटेड बन जाता है सेल, आरबीसी कॉनकेव से इलोंगेटेड बन जाता है, तो क्वालिटी खराब हो गई, नंबर थोड़ी खराब हुआ। लेकिन थैलेसीमिया में बेटा, थैलेसीमिया में तो क्वांटिटी खराब हो जाती है, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी। एक चेन ही नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे क्वांटिटी प्रॉब्लम है, सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन, ग्लोबिन मॉलिक्यूल ज्यादा बनेगा ही नहीं, तो इसकी क्वांटिटी कम पड़ जाती है। 16 नंबर क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होने की वजह से होती है अल्फा थैलेसीमिया। 11 नंबर पे क्रोमोसोम बीटा थैलेसीमिया होती है, 11 नंबर क्रोमोसोम पे। ये कंट्रोल होता है। आपको बता दूं कि HbA1 HbA2 16 नंबर क्रोमोसोम पे अल्फा थैलेसीमिया। और ये इसमें ये प्रॉब्लम क्यों होती है सिकल सेल एनीमिया? GUG में बदल जाता है, मतलब एक जगह पे U कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना बेटा, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तो एक क्वालिटी की प्रॉब्लम है और दूसरी क्वांटिटी की प्रॉब्लम। प्रॉब्लम दोनों ब्लड का ही है। ठीक है, एक में कम ग्लोबिन चेन बनते हैं और एक में आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, क्वांटिटी में कमी नहीं आती। क्लियर? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A hemophilic mate when married with a hemophilic female, find out। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक हेमोफिलिक मेल है और एक हेमोफिलिक फीमेल तो मर ही जाएगी, कैरियर हेमोफिलिक है, कैरियर हेमोफिलिक फीमेल है, उससे शादी हुई, तो बताओ बच्चे कैसे होंगे? देखो इधर मेल है, मेल क्या है? हेमोफिलिक है, यानी ये मेल है, और फीमेल क्या है बेटा? कैरियर है, ये फीमेल है। फीमेल कैरियर होगी हमेशा, एक एस पे इफेक्टेड होगा। तो फीमेल इफेक्टेड होने के लिए ये बात एक फ्लो चार्ट बना दो, याद रखना। फीमेल तभी इफेक्टेड होगी जब दोनों एक्स इस पे बीमारी होगी, तभी ये होगी फीमेल इफेक्टेड। ये एकदम लिख लेना, कभी गलत नहीं होगा। फीमेल कैरियर कब होगी? जब एक्स एच होगा तो फीमेल कैरियर होगी, फीमेल कैरियर। आप बताओ मेल कैरियर कब होगा? मेल कभी कैरियर होता ही नहीं है, इफेक्टेड ही होता है, मेल इफेक्टेड। और या तो फिर मेल नॉर्मल होगा, XY होगा तो मेल नॉर्मल होगा। ये बस 4 बातें याद रखना, तुम कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाओगे। और देखो फीमेल मेल इफेक्टेड है, यानी ये मेल इफेक्टेड तो यही होगा। फीमेल कैरियर है मतलब ये क्रॉस करा दो। देखो एक गर्ल चाइल्ड इफेक्टेड होगी, एक बॉयज इफेक्टेड होगा, एक गर्ल चाइल्ड कैरियर होगी, एक बॉय नॉर्मल होगा, ये कंडीशन आएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following pair is incorrectly matched? ये तो है ही नहीं इस चैप्टर का, हम लोग जहां तक थे। चलिए अब ये सब अलग आने लगे, यानी हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा यहीं तक क्वेश्चन था, हेमोफिलिक तक। इसके बाद मुझे लगता है अब नेक्स्ट चैप्टर का है ये सब, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। हाँ, ये सारे क्वेश्चन मुझे लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर के ही हैं, जहां तक मुझे लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर के ही क्वेश्चन है, तो हम अगले दिन करेंगे बेटा इसको। ठीक है, ठीक है। अब हमारा यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, देख ले हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए बेटा, यहाँ तक 38 क्वेश्चन कर लिए, यानी आज हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हाँ, अब अगले दिन यानी कल ठीक हम कौन कौन चैप्टर करेंगे बेटा? मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन करेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करेंगे, माइक्रोब्स करेंगे और बायोटेक का एक चैप्टर ले लेंगे। और परसों इकोलॉजी और बायोटेक का दूसरा चैप्टर ले लेंगे, इकोलॉजी का 3 चैप्टर। संडे तक हमारा पूरा बायो हो गया। उसके बाद मंडे को 7 बजे हम लाइव रहेंगे पूरी एनसीईआरटी लेके। ठीक है बेटा, बस आप देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं और लाइव भी रहेंगे, आप शेयर करो इसे अपने दोस्तों के पास जितना कर सकते हो बेटा। जितना ज्यादा व्यू जाएगा ना, मन उतना ही खुश होता है ना यार कि इतना मेहनत किए बच्चे देख रहे हैं, और मेहनत से बनाएंगे। पूरी रात भर आपके साथ मंडे को 7 बजे से लेकर एकदम 12 बजे रात तक पूरा एक चीज पढ़ा देंगे। हाँ, सुबह 4 बजे भी उठ जाएंगे। शर्त यह है बेटा कि बहुत ज्यादा शेयर करें, बहुत ज्यादा दोस्तों को आप बताएं। ठीक है, जय हिंद।